स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में स्टोरी पार्ट 5 मलंग 21 से 25। अब आगे। शाम का वक्त। माहौल काफी अच्छा था और मृत्युंजय स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। महक कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, क्योंकि उसका फोन तो रुद्रा ने तोड़ दिया था। तभी महक के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। महक जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने शोभित खड़ा हुआ था। महक शोभित को देखते हुए बोली, आप यहाँ, कुछ काम था क्या, कुछ खाना है आपको? शोभित एक बैग महक को देते हुए बोला, आज मैंने आपके लिए इसे खरीदा था, लेकिन मार्केट में हुए तमाशे के कारण दे नहीं पाया, मेरे तरफ से शादी का तोहफा। महक बैग की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शोभित थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मुझे पता है कि हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों हो जाए, इसलिए रख लो। महक शोभित की बात पर बैग को ले लेती है और शोभित की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। शोभित अपना सिर हिला देता है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, क्या भाई यहाँ पर है? महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, शायद वो स्टडी रूम में है, यहाँ पर नहीं है। शोभित अपनी गर्दन हिलाते हुए स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और महक उस बात को लेकर कमरे में आ जाती है। महक बैग को खोलकर देखती है तो उसके अंदर 16 सिंगार के सामान थे। महक थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इधर शोभित मृत्युंजय के पास जाता है तो देखता है मृत्युंजय बड़ी सीरियस तरीके से कुछ काम कर रहा था, जिस पर शोभित उसके सामने बैठते हुए कहता है, आपको गुस्सा दिलाया, उसके लिए सॉरी भाई। मृत्युंजय एक नजर शोभित को देखने के बाद बोला, वो तैयार हुई? शोभित अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं वो तैयार नहीं हुई है। मृत्युंजय लैपटॉप बंद करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ आ जाता है तो देखता है महक सामान को कबर्ड में रख रही थी। मृत्युंजय बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, रेडी हो जाओ। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है और खुद भी अपने लिए कपड़े निकालकर तैयार हो जाती है। मृत्युंजय फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है महक तैयार होकर बैठी हुई थी। मृत्युंजय महक के पास आता है और उसके बालों को खोल देता है। महक मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर हैरानी तो उसकी तरफ देखने लगती है तो मृत्युंजय सिंदूर लाकर महक के मांग में अच्छे से डालते हुए उसके बालों को साइड करता है, फिर डिब्बे को रख देता है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देख रही थी। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, व्हाट? मृत्युंजय के ऐसा कहने पर महक झेप जाती है और अपने बालों को बनाते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सिंदूर लगाया था। मृत्युंजय अपने बालों को सेट करते हुए मिरर में महक के अक्ष को देखते हुए बोला, शादीशुदा हो तुम, दिखना चाहिए मंगलसूत्र और सिंदूर। महक मृत्युंजय के अग्रेसिवपन पर मुंह बनाती है और फिर से अपने बालों की चोटी बना लेती है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आता है। महक उसके पीछे भागते हुए बोली, सर थोड़ा धीरे चलिए, मुझे दौड़ना नहीं है। मृत्युंजय पलटकर महक को घूरते हुए बोला, तुम इतनी छोटी सी हो और जल्दी चल भी नहीं पाती। मृत्युंजय की इस बात पर महक को रोने का मन कर रहा था। वो छोटा सा मुंह बना मृत्युंजय की तरफ देखती है, जिसकी हाइट 6.2 इंच थी और महक 5.5, जिस कारण मृत्युंजय को महक काफी छोटी लगती थी। महक को चुप देखकर मृत्युंजय थोड़ी तेज आवाज में बोला, बोलोगी कुछ? तुम्हें जल्दी चलना नहीं आता? महक चिढ़कर बोली, मेरी गलती नहीं है जो आप ताड़ के पेड़ की तरह इतने लंबे हो, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं अपने लिए, और सबसे जरूरी, आप इतना जल्दी जल्दी चल रहे हो, मेरी हाइट में भी अब मेरी ही गलती है, मैं क्या करूं, ज्यादा लंबी नहीं हूं तो। मृत्युंजय महक को जवाब देता हुआ देखकर गुस्से से बोला, बचपन में अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली होती तो हाइट अभी लंबी होती, इतनी पिद्दी सी नहीं होती। अक्ल तुम्हारे घुटने में है, आपके घुटने में है, मेरे अकल में ही है। बिना मतलब का मुझसे झगड़ा मत करो, आप जो कहना सीधा सीधा कह दो, देख रही हूं मैं, जब देखो तब नीचा दिखाते रहते हो, महक ने भी गुस्से में कहा।
मृत्युंजय महक के बाह को मजबूती से पकड़कर बोला, हाउ डरी यू, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूं, जो तुम मुझे अकल से अंधा कह रही हो। अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर महक को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है और वो रोते हुए कहती है, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो, हमेशा मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ फिर भी आप मुझे हट करते हो। क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी क्या गलती है? बस इतना ही कि मुझे आप पसंद आ रहे थे, लेकिन नहीं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। अब अगर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, फिर भी आप मुझसे लड़ रहे हो। मृत्युंजय महक के आंसू देखता है तो उसे छोड़ देता है, उसे अपने दिल में एक टीस उठती हुई महसूस हो रही थी। मृत्युंजय रुमाल निकालकर महक के आंसू को साफ करते हुए बोला, रोना बंद करो यार, सॉरी। महक सुबकते हुए बोली, आपका सही है, पहले चोट पहुंचाते हो, उसके बाद एक छोटे से सॉरी कह देते हो। मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, अब क्या भरतनाट्यम करूं, तब जाकर मानोगी, अब रोना बंद करो। महक के गाल और नाक लाल हो गए थे, वो काफी क्यूट लग रही थी, और ऊपर से उसकी वो कत्थई भूरी आंखें उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। मृत्युंजय थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। महक नाक साफ करते हुए बोली, मैंने कब कहा, मैंने कहा कि पसंद करने लगी थी, बट नहीं करती, आप जैसे राक्षस को कौन पसंद करेगा, गंदे आदमी। इतना कहकर महक रुमाल उसके हाथ में रख देती है और वहां से नीचे की तरफ चली आती है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत, फिर उसकी नजर रुमाल पर जाती है और वो उससे फेंकते हुए कहता है, छी, कितनी बेवकूफ है ये। इतना कहकर मृत्युंजय एक गहरी सांस लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है, तो देखता है वहां पर शिवांश महक के साथ बैठा बातें कर रहा था। मृत्युंजय अब जाकर शिवांश को ठीक से देखता है और उसके सामने आ उसे घूरते हुए कहता है, तुम कौन हो और मेरी बीवी की गोद में क्या कर रहे हो? शिवांश मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो अंकल, मेरा नाम शिवांश रॉय कपूर है और मैं आपका पड़ोसी हूँ, घूमने आया हूँ और अभी महक आंटी के साथ बैठा हूँ। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे दिख रहा है कि तुम मेरी बीवी के गोद में बैठे हो और मेरे घर में घूमने आए हो, लेकिन क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता रात के वक्त अपने घर में रहा करते हैं, दूसरों के घर में नहीं? शिवांश मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मेरे मम्मी पापा बाहर काम के सिलसिले में गए हैं और उन लोगों ने कहा कि वो लोग कल सुबह आएंगे, मुझे अकेले डर लगता है अंकल, इसीलिए मैं महक आंटी के पास आ गया। मृत्युंजय शिवांश को घूरते हुए बोला, तुम्हारे घर वाले बाहर गए हैं, उससे हमारा क्या लेना देना बच्चे, यहाँ मैं अपनी बीवी के साथ घूमने आया हूँ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप शिव को डांट क्यों रहे हो? वो हमारे साथ रहेगा, पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी है कहने से क्या मतलब, अब क्या सब लोगों का ठेका ले रखा है हम लोगों ने? और मैं इसे डांट नहीं रहा था, बस कह रहा था, मृत्युंजय ने इस बार महक को घूरते हुए कहा। महक शिवांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, शिव चलो हम दोनों कमरे में खेलते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से से बोला, महक हम दोनों बाहर जा रहे हैं और तुम कमरे में जाने की बात कर रही हो, वो भी इस लड़के के साथ, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, तो तुम कुछ भी अपनी मर्जी से करोगी? शिवांश महक के कपड़े को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भर लेता है, क्योंकि वो डर से कांप रहा था। महक शिवांश के पीठ को थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ शिव, तुम्हारे अंकल गुस्सैल हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर शिवांश से बोला, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? शिवांश डरी हुई नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय उसके पास आ घुटनों के बल जमीन पर बैठ शिवांश से कहता है, मैंने पूछा तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, और तुम कहाँ से हो? शिवांश मृत्युंजय की बात का जवाब देते हुए बोला, मैं दिल्ली से हूँ अंकल और मेरे मम्मी पापा बिजनेस के चलते बाहर गए हुए हैं, अभी समर वेकेशन चल रहा है, इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन मेरे साथ कहीं नहीं गए, इसलिए मैं महक आंटी के पास चला आया। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, इसे भी लेकर चलो अपने साथ।
महक मृत्युंजय की बात पर खुश होते हुए बोली, थैंक यू। फिर शिवांश को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए बोली, शिव हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी कैंडीज खरीदूंगी। मृत्युंजय खुद से बोला, नॉट बैड मृत्युंजय सारंग, एक लड़के के आ जाने से तुम्हारी बीवी तुम्हें इग्नोर कर रही है, अगर हमारे बच्चे हुए तब भी ये ऐसे ही करेगी। शोभित ऊपर के फ्लो पर रेलिंग से टिके मृत्युंजय से बोला, हो सकता है कि आपको अपने पास भी ना आने दे भाई, इसलिए जरा नजर रखिए भाभी पर, लड़का बहुत तेज है। मृत्युंजय घूरकर शोभित की तरफ देखता है और अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आ जाता है। शोभित उन दोनों को ज्यादा हुआ देखकर मुस्कुराता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय बाहर आता है तो देखता है महक पैसेंजर सीट पर शिवांश को अपनी गोद में लिए बैठी उससे बातें कर रही थी और शिवांश काफी प्यार से उसे जवाब दे रहा था, जिसे देख मृत्युंजय खुद से बोला, सही कह रहा है शोभित, बहुत तेज है ये लड़का, इसे दूर रखना पड़ेगा मेरी बीवी से। इतना सोचते हुए मृत्युंजय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसकी गाड़ी पुराने मनाली मार्केट की तरफ चली जाती है। पुरानी मनाली मार्केट। महक शिवांश के हाथ को पकड़े वहां पर जितने भी स्टोर थे सभी में जाकर सामान देख रही थी। उसके हाथ में उसका बैग था जिसमें उसने कुछ कैश पकड़ रखे थे। मृत्युंजय अपने फोन में लगा हुआ था, तभी महक शिवांश के लिए एक स्कार्फ खरीदती है और उसे पहनाते हुए कहती है, शिव देखो ये तुम्हारे लिए कितना प्यारा लग रहा है। शिवांश महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आंटी बहुत प्यारा है। मृत्युंजय उन दोनों की बातों पर उनकी तरफ देखता है और बुरी तरीके से शिवांश को घूरते हुए कहता है, ये लड़का मेरी बीवी से सारा प्यार छीन रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए मृत्युंजय महक के पास आ जाता है और शिवांश को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, शिव चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। शिवांश मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन अंकल यहाँ पर ठंड है ना, तो स्ट्रीट फूड ज्यादा अच्छा लगता है, आप बहुत बोरिंग हो। मृत्युंजय अपने दांत पीस लेता है तो महक शिवांश के दूसरे हाथ को पकड़कर कहती है, शिव चलो आंटी तुम्हें यहाँ का कोई स्ट्रीट फूड खिलाती है, यहाँ पर बैम्बू भेलपुरी बहुत अच्छा मिलता है। शिवांश महक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, आप बहुत अच्छी हो चलो। मृत्युंजय एक बार फिर खुद को इग्नोर होता हुआ देख महक और शिवांश को बुरी तरीके से घूरने लगता है। वो लोग एक बैम्बू भेलपुरी वाले के पास आते हैं और महक उसे 2 प्लेट देने के लिए कहती है, जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं खा सकता? मृत्युंजय की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बाहर किसी से नहीं खाते ना, इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं खाओगे और शायद आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े तीखे होंगे। मृत्युंजय महक के हाथ से भेलपुरी ले लेता है और खाते हुए कहता है, मैं तीखा खा सकता हूँ। मृत्युंजय 3-4 बाइट लेने के बाद दुकान वाले से बोला, पानी है क्या? दुकान वाला उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है तो मृत्युंजय तीखेपन के कारण उसे ही पी जाता है, लेकिन उसे वो बहुत अजीब लगता है। मृत्युंजय उस ड्रिंक को पूरा खत्म करने के बाद दुकानदार से बोला, मैंने पानी मांगा था, ये क्या था, लेकिन जलन नहीं हो रही। दुकान वाला मृत्युंजय की बात पर बोला, इसको झोल कहते हैं सर। महक उस दुकान वाले की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आपने इन्हें अल्कोहल पिला दिया, आपका दिमाग खराब है क्या अंकल? मृत्युंजय अजीब नजरों से महक को देखते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो, मैंने कहा दारू पी। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, सर ये अल्कोहल ही था, मुझे नहीं पता था कि ये अंकल आपको अल्कोहल दे रहे हैं, यहाँ पर अल्कोहल का नाम है झोल। मृत्युंजय ग्लास दुकानदार को देते हुए बोला, अच्छा था। दुकानदार मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देता है, महक उसे पैसे देती है और शिवांश के साथ दूसरी तरफ चली आती है। मृत्युंजय महक के पीछे आते हुए बोला, क्या हो गया, तुम नाराज हो गई क्या? महक मृत्युंजय की बात पर बिना उसकी तरफ देखे बोली, आप पब्लिक प्लेस पर शराब पी रहे हो, आप अभी ड्राइविंग करने वाले हो, और उस दुकानदार को डांटने के बजाय आपने कहा कि वो ड्रिंक अच्छी थी। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम मुझसे शिकायत कर रही हो, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है और सबसे जरूरी बात, मेरी ड्रिंक स्टेमिना बहुत है,
मैं 4 बोतल पीकर भी नॉर्मल रहता हूं और वो तो सिर्फ रास्ते में बिकने वाली शराब थी। शिवांश भेलपुरी खाते हुए मृत्युंजय से बोला, अंकल ड्रिंक करना बुरी बात होती है, नहीं करनी चाहिए, इससे आदमी जल्दी मरता है। मृत्युंजय शिवांश को घूरते हुए बोला, फ्री की एडवाइस मत दो बच्चे, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। मेरी बीवी से चिपके पड़े हो कब से देख रहा हूं मैंने सोचा था कि मैं उसे घुमाने लेकर आऊंगा और हम दोनों एडवेंचर करने जाएंगे, लेकिन तुम कबाब में हड्डी बन गए। शिवांश मासूम नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, आंटी देखो ना अंकल क्या कह रहे हैं, मुझे कबाब में हड्डी कह रहे हैं, मैंने क्या किया। मृत्युंजय शिवांश को अपनी तरफ करते हुए बोला, मेरी बीवी से क्या खुसुर फुसुर कर रहा है चूजे, मुझसे बोलना तुझे क्या कहना है। शिवांश मृत्युंजय के मुंह में भेलपुरी डाल देता है तो मृत्युंजय फिर से जलन में चिल्लाने लगता है। महक बैग से बोतल निकालकर मृत्युंजय को देते हुए बोली, इतना भी तीखा नहीं है जितना आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मृत्युंजय पानी पीने के बाद शिवांश और महक को घूरते हुए बोला, तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो ना, मैं सब समझ रहा हूं। महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर कर शिवांश की तरफ देखता है, जो कि शातिर मुस्कान के साथ मृत्युंजय को देख रहा था। महक शिवांश के साथ एक शॉप पर आ जाती है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट से वहां पर बने खूबसूरत कपड़े महक खरीदने लगती है। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, तुम इतने सारे कपड़े क्यों खरीद रही हो। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अब हम यहाँ पर घूमने आए हैं तो घर वालों के लिए तो कुछ लेकर जाना बनता है ना, और आसाम आपकी दादी दादा से मिलने जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी तो कोई तोहफा होना चाहिए ना, बस इसीलिए। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और मेरे लिए। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके क्वालिफिकेशंस काफी ज्यादा है और मैं उनमें नहीं उतर सकती, 1% भी नहीं, इसलिए मुझे आपकी पसंद नहीं पता, आपको खुद खरीदना चाहिए अपना सामान। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ देखने लगता है, उसे याद आता है कि आज शोभित से उसने भी यही कहा था कि महक उसकी क्वालिफिकेशंस में 1% भी नहीं उतरती, शायद महक उसे वही सुना रही थी। मृत्युंजय महक की बात का कोई जवाब नहीं देता। महक 2-3 बैग अपने हाथ में उठा लेती है, तो शिवांश महक की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी एक बैग मुझे दे दो, आप इतना सारा कैसे उठाओगी। पीछे से आवाज आती है, अरे हमारे रहते हुए इस खूबसूरत हसीना को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिर इनके दीदार के लिए मैं इतने जल्दी यहाँ पर आ गया। मृत्युंजय और महक पलट कर देखते हैं तो रुद्रा अपने साथियों और चाली के साथ बड़े एटीट्यूड में लॉन्ग ब्राउन और जैकेट मारे खड़ा हुआ था। अब आगे मनाली पुरानी मार्केट। मृत्युंजय और महक रुद्रा को देख रहे थे। शिवांश कसकर महक को पकड़ लेता है, जिस पर महक उसे शांत करवाती है। रुद्रा मृत्युंजय के सामने आकर बोला, कहा था तुमसे जेल से वापस आते ही तुमसे हिसाब पूरा करूंगा, बताओ कैसे करना चाहते हो। महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोली, चलिए यहाँ से, इन गुंडों के मुंह नहीं लगना है हम लोगों को। रुद्रा तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे जाने मन, तुम तो मुंह लग चुकी हो और थप्पड़ के साथ अपने हाथों का स्पर्श भी दे चुकी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ और भी तुम्हें मुझे देकर मेरे दौड़ रहे खून को शांत कर देना चाहिए। मृत्युंजय महक के सामने आकर रुद्रा को घूरते हुए बोला, दूर होकर बात करो। चाली अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही इस छमिया का साथ नहीं दे रहे हो, तेरी माल है क्या। मृत्युंजय गुस्से से चाली को घूरते हुए बोला, शी इज माई वाइफी, ब्लडी बास्टर्ड, सो माइंड योर लैंग्वेज। रुद्रा अब जाकर महक के बालों पर गौर करता है और मृत्युंजय को अब नफरत से देखने लगता है, फिर तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, वाइफी से विडो बना देता हूं तेरा। महक गुस्से में रुद्रा को घूरते हुए बोली, तमीज से बात करो और दूर रहो हम लोगों से। बात करना तो मुझे पसंद है नहीं, मैं सीधा हाथ चलाना ज्यादा पसंद करता हूं, रुद्रा ने महक को देखते हुए कहा। मृत्युंजय अपना फोन धीरे से महक को दे देता है और शिवांश को इशारा करता है, जिस पर शिवांश जोर जोर से रोने लगता है।
शिवांश के रोने पर रुद्रा उसे घूरते हुए कहता है, चुप हो जा नहीं तो एक गोली और तेरी बोलती बंद। साला यहाँ इतना जरूरी डिस्कशन हो रहा है और तेरी सुसु निकल रही है, चुप। शिवांश रुद्रा की बात पर और जोर जोर से रोने लगता है कि पुलिस वैन का सायरन बजने लगता है। रुद्रा महक की तरफ देखते हुए बोला, अरे जाने मन, मैं तुम्हें महल में रखना चाहता हूँ और तुम हो कि हमेशा मुझे ससुराल भेजने के फिराक में लगी होती हो। मृत्युंजय अपने कमर पर छुपाए गन को निकालकर रुद्रा पर पॉइंट करता है। महक मृत्युंजय के हाथ में गन देखकर घबरा जाती है, क्योंकि सुबह उसे लगा था मृत्युंजय ने बॉडीगार्ड का गन इस्तेमाल किया था। रुद्रा गन देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये तो अनफेयर गेम हो गया भाई, मैं यहाँ मुंह चला रहा हूँ और तुम गन चलाना चाहते हो। मृत्युंजय रुद्रा को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो ना, अगर उन लोगों को अपनी निसंतान नहीं करना चाहते तो इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ वरना। रुद्रा अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो तुम, मतलब मजबूत पार्टी हो, लड़ने में मजा आएगा। मृत्युंजय रुद्रा की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कौशिक लिमिटेड जैसे 25 कंपनियां मैं यूं खरीद सकता हूं, क्योंकि मैं मृत्युंजय सारंग हूं। अब निकलो यहां से, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद मुझे। रुद्रा महक को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, तुम्हारी बीवी जैसे कोई तुम्हारी साली है क्या, चाहिए थी मुझे, बड़ी खूबसूरत है। महक रुद्रा को घूरकर देखती है। मृत्युंजय रुद्रा के कनपटी पर गन रखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी सच में प्यार ही नहीं है। रुद्रा मृत्युंजय के गन को दूर करते हुए बोला, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद आई। पहली नजर में कोई रुद्रा कौशिक के दिल में उतर सकता है, सोचा नहीं था क्यों चाली। चाली रुद्रा की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैंने भी नहीं सोचा था भाई, आपको ये छमिया पसंद आ जाएगी, वैसे दिखने में काफी अच्छी है। रुद्रा घूरकर चाली की तरफ देखता है तो चाली अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी भैया, आप क्या कर सकते हैं, इज्जत देने नहीं आती ना। वैसे इससे पहले कि ससुर आकर हमें ससुराल ले चले, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, इनसे मुलाकात तो होती ही रहेगी। रुद्रा चाली की बात पर बोला, मुझे इस मृत्युंजय सारंग के बारे में जानना है। चाली मृत्युंजय की तरफ एक नजर देखकर वहां से चला जाता है। मृत्युंजय रुद्रा को धक्का देता है तो रुद्रा साइड से हट जाता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, जानेमन बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुमसे, करीब से। इतना कहकर रुद्रा अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। महक फोन में चल रहे सायरन को बंद करती है और एक राहत की सांस लेती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए कहता है, घर चलो, हो गई तुम्हारी शॉपिंग। शिवांश मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, अंकल, वो बुरे अंकल वापस तो नहीं आएंगे ना। मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, अब उससे निपटने के लिए मुझे उसके बाप से निपटना होगा। इतना कहकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से शिवांश के हाथ को पकड़ अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाता है। वो लोग पहले रेस्टोरेंट जाते हैं क्योंकि डिनर का वक्त हो गया था। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आपके पास गन कहां से आई। मृत्युंजय महक के सवाल पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुमने कभी रियल गन नहीं देखी। महक अपना सिर झुका लेती है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मतलब तुमने सच में रियल गन नहीं देखी। शिवांश मृत्युंजय की बात पर बोला, मैंने देखी है अंकल, मेरे पापा के पास है, मेरी मॉम के पास भी है। मृत्युंजय शिवांश के सिर को थपथपा देता है। वही महक उन दोनों को खुद का मजाक उड़ाता हुआ देखकर बोली, मेरा पाला कभी गुंडे बदमाशों से नहीं पड़ा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि गन नहीं देखना कोई बहुत बड़ी बात है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, शायद मेरे साथ रहकर तुम्हें मर्डर देखने को भी मिल जाए, मैं वो भी कर सकता हूँ बड़ी फुर्सत के साथ। महक अपनी आंखें बड़ी करके बोली, इसका मतलब। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैंने 2-3 लोगों को मार लिया है, इसलिए मुझसे कुछ बात करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्या पता मेरे पास जो गन है उसका अगला निशाना तुम हो।
महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते और सबसे जरूरी बात, अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी करते हो, तो आप जेल जाओगे। मृत्युंजय महक की बात पर बस मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुरा देता है। महक उसे इग्नोर करते हुए शिवांश को खाना खिलाने लगती है और खुद भी खाने लगती है। मृत्युंजय की तरफ देखते हुए खुद को खिलाने का इशारा करता है, जिस पर महक मुंह बनाते हुए कहती है, आपके पास हाथ है ना, खुद खाए। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो क्या इस चूहे के पास नहीं है हाथ? वो खुद भी तो खा सकता है, तुम क्यों खिला रही हो? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अब आप एक बच्चे से खुद को कंपेयर करोगे, तो वो बच्चा मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा, तो मैं जाहिर सी बात है शिकायत करूंगा, मृत्युंजय ने मुंह बनाते हुए कहा। महक कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो और कैसे समझूं मैं आपको? पल भर में कुछ और, पल भर में कुछ और, आप जैसे हो वैसे ही रहो। मृत्युंजय महक की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं कभी किसी के लिए नहीं बदलता और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी के लिए बदलो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो और मैं कभी किसी के लिए नहीं बदलूंगा। महक कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, लेकिन जो बदलाव जिंदगी के लिए अच्छे होते हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, इसका मतलब तुम खुद की जिंदगी बदलना चाहती हो? महक उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें मेरी दी हुई जिंदगी अच्छी लग रही है, इसलिए तुम उस जिंदगी को अपनाना चाहती हो? महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर करते हुए शिवांश से बोली, तुम्हारा खाना हो गया शिव, चलो मैं तुम्हें हाथ धुला देती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, खाना जब तुमने इस चूहे को खुद खिलाया है, तो इसका हाथ तुम क्यों धुला रही हो? महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आपकी बकवास भरी बातों के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर महक वाश बेसन की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय हैरानी से खुद से बोला, उसे लगता है कि मैं बकवास करता हूँ। फिर शिवांश की तरफ देखते हुए अंडरस्को, तुम्हें भी लगता है कि मैं बकवास करता हूँ शिव? शिवांश कुछ देर सोचने के बाद बोला, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, आप अजीब बातें करते हो अंकल, इसलिए अकल से बात कीजिए। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, अपनी उस चुड़ैल आंटी के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अच्छे लोगों की संगति में रहा करो। शिवांश मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए डेजर्ट को खाने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। मृत्युंजय का घर। महक शिवांश को गोदी में उठाकर अंदर लाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके पीछे आते हुए कहता है, उसे अपने घर जाने दो ना, तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? महक पलटकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, शायद आपने शिव की बात नहीं सुनी, उसने कहा कि उसके मॉम डैड कल आने वाले हैं, बच्चा रात में डर जाएगा, तो इसीलिए आज वो मेरे साथ सोएगा, आप अपना बंदोबस्त देख लीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, महक अब तुम हद पार कर रही हो, मैं तुम्हारी हर बात को एक्सेप्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। महक मृत्युंजय की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, आप अपने कमरे में सो जाए, यहाँ पर और भी कमरे हैं, मैं शिवांश के साथ वहां सो जाऊंगी। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। महक कमरे की तरफ जाते हुए बोली, प्यार नहीं हूं आपका, जरूरत हूं तो मेरी भी कुछ इच्छाएं होती है, इसलिए मैं हर वक्त आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकती। इतना कहकर महक एक कमरे के अंदर चली जाती है। मृत्युंजय जाती हुई महक को बुरी तरीके से घूरने लगता है और गुस्से में कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित अपने कमरे के कॉरिडोर की रेलिंग पर टेक लगाए खड़ा उन लोगों को देख रहा था। शोभित तक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, इन लोगों को मिलाने के लिए अब घर जाकर कुछ करना होगा। इतना सोचते हुए शोभित अपने कमरे की तरफ फिर से चला जाता है। मुंबई। ओम क्लब। विकल्प, विप्लव और रिया क्लब आए हुए थे। विप्लव वहां आते ही सीधा बार काउंटर पर चला जाता है, जिसे देख रिया मुस्कुरा देती है। विकल्प रिया की तरफ देखते हुए बोला, कब तक इस इडियट के साथ अपनी भी लाइफ को बर्बाद करने का इरादा है?
रिया विकल्प की बात पर एक नजर विप्लव को देख मुस्कुराते हुए बोली, आखिरी सांस तक और बर्बादी तक। विकल्प रिया की बात पर अपने एक आईब्रो ऊपर करके बोला, यू लाइक हर। रिया विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, नो, आई लव हर जस्ट लाइक अ फ्रेंड। विकल्प रिया की बात पर उसे देखने लगता है कि विप्लव चिल्लाते हुए कहता है, रिया इधर आओ। रिया विप्लव के पास आकर खड़ी हो जाती है तो विप्लव उसे एक शॉट ऑफर करते हुए कहता है, हमारी दोस्ती का नाम। रिया मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ड्रिंक ले लेती है और एक ही सिप में पूरा खाली कर देती है। विप्लव उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, वेरी गुड। विकल्प उन दोनों की तरफ देखते हुए ड्रिंक करने लगता है कि विप्लव विकल्प के साथ चेयर्स करते हुए कहता है, ब्रो चलो डांस एंजॉय करते हैं। विकल्प अपना हाथ दिखाते हुए बोला, सॉरी लेकिन मैं नहीं चल सकता, मुझे यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करना है, तुम जाओ, रिया के साथ एंजॉय करो। रिया विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, चलो ना, मजा आएगा। विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, अरे छोड़ो यार, उनकी उम्र हो गई है, हम एंजॉय करते हैं। विकल्प घूरकर विप्लव की तरफ देखता है और रिया विप्लव को देखकर मुस्कुराते हुए उसके साथ चली आती है। डांस फ्लोर पर सॉन्ग प्ले हो रहा था। विप्लव रिया को अपने पास खींच दोनों गाते हुए गाने लगते हैं। रिया विप्लव के आसपास घूमते हुए बोल रही थी, ना कोई लकीरें ना दयारे, इश्क में हद होती नहीं, इतना बेहद होता है कि ये फितूरी घटती नहीं। ना कोई लकीरें ना दयारे, इश्क में हद होती नहीं, इतना बेहद होता है कि ये फितूरी घटती नहीं। रिया विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, हो जाना है एक बार तेरी रूह के पार, मैं तो रह के किनारे पे था क्या। विप्लव रिया की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, हो तेरा चढ़े या खुमार, तेरे बिन मेरे यार, इस जग में नहीं कुछ रखाया। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही। जब रूहदरियां तुमसे ही है, बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही। जब रूहदरियां तुमसे ही है। रिया विप्लव की तरफ देखकर हंसने लगती है तो विप्लव उसके हाथ को पकड़कर राउंड राउंड घुमाते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। रिया विप्लव की आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोली, मधोशिया है मधोशिया, इन निगाहों में तेरी है मधोशिया। डूब जानिया ऐसे डूब जानिया, फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। मधोशिया है मधोशिया, इन निगाहों में तेरी है मधोशिया। डूब जानिया ऐसे डूब जानिया, फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। विप्लव रिया के पीछे खड़े हो उसे अपने करीब खींचकर उसके गोल गोल घूमते हुए बोला, हो कैसी लगन है यार, लगी जो इस बार, राती दिन बस नाम तेरा रेट्या। रिया विप्लव के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ करते हुए बोली, हो तेरा चढ़े या खुमार, तेरे बिन मेरे यार, इस जग में नहीं कुछ रखाया। विप्लव रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही। जब रूहदरियां तुमसे ही है, बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही। जब रूहदरियां तुमसे ही है। रिया विकल्प के पास जाकर उसे भी डांस फ्लो पर खींच लेती है। विकल्प भी उन दोनों के साथ डांस करने लगता है। मधोशिया है मधोशिया, इन निगाहों में तेरी है मधोशिया। डूब जानिया ऐसे डूब जानिया, फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। विकल्प विप्लव और रिया तीनों उछलते हुए गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। मधोशिया है मधोशिया, इन निगाहों में तेरी है मधोशिया। डूब जानिया ऐसे डूब जानिया, फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पानिया। रिया खड़ी हो जाती है और विप्लव को देखने लगती है जो कि दुनिया जहां से बेखबर बस खुशी से मुस्कुराते हुए डांस कर रहा था। विकल्प रिया की आंखों में देख रहा था जिसमें विप्लव के लिए बेशुमार प्यार था। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही। हम सॉन्ग खत्म होने के बाद तीनों फिर से बार काउंटर के पास आ जाते हैं। विप्लव विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो आप रिया के साथ रुको, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। रिया मुस्कुराते हुए नहीं में अपना सिर हिला देती है और विप्लव बाथरूम की तरफ चला जाता है।
उसके जाने के बाद विकल्प रिया से कहता है, तुम असम गई थी ना, कैसा गया तुम्हारा शो? क्या कैसा गया? सारी मॉडल्स कैट वॉक कर रही थी और उन्हें होस्ट करते हुए कुछ फोटोज खींच रही थी, रिया ने जवाब दिया। विकल्प रिया की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, विप्लव के साथ बस इधर उधर होना है या कोई बॉयफ्रेंड भी बनाना है? रिया वोडका के शॉट लेते हुए बोली, मैं उड़ने के लिए बनी हुए किसी के शिकंजे में फंसने के लिए नहीं, इसलिए मुझे बीएफ के चोंचले में नहीं फंसना। और तुम्हारा भाई काम है क्या? बीएफ से भी ज्यादा नखरे हैं इसके, और पॉसेसिव तो इतना कि पूछो ही नहीं। विकल्प रिया की बात पर बोला, तो इस बार तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो? रिया कुछ सोचते हुए बोली, अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, अब मास्टर्स करना है या फिर ब्लॉगर बन जाऊंगी, टूरिस्ट गाइड अच्छा है ना? विकल्प रिया की बात पर बोला, तुम स्पोर्ट्स ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, उसमें तुम्हें ज्यादा अचीवमेंट मिलेंगे। रिया विकल्प की बात पर हंसने लगती है, जिस पर विकल्प उसे कन्फास्टन भरी नजरों से देखने लगता है। तभी उन लोगों को झगड़े की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों उस तरफ देखते हैं, तो एक लड़के ने विप्लव का कॉलर पकड़ रखा था और उस पर चिल्ला रहा था। रिया की आंखें छोटी हो जाती है, विकल्प जल्दी से उस तरफ जाकर उस लड़के को विप्लव से दूर करने लगता है। तभी कांच टूटने की आवाज आती है और अगले ही पल जिस लड़के ने विप्लव को पकड़ा था, वो अपना सिर पकड़ कर बैठा था। अब आगे। ओम क्लब, मुंबई। तभी कांच टूटने की आवाज आती है और अगले ही पल जिस लड़के ने विप्लव को पकड़ा था, वो अपना सिर पकड़ कर बैठा था। रिया उस लड़के को लात मारते हुए गुस्से से बोली, साले रावण खानदान की पैदाइश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वापी के कॉलर को पकड़ने की? विकल्प हैरानी से रिया को देख रहा था और वही विप्लव हंस रहा था। रिया उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि एक लड़की उसके सामने आकर कहती है, ओ हेलो, जरा तुम अपने दोस्त को समझाओ कि नशे में नहीं घूमे, मुझे ताड़ रहा था। विप्लव उस लड़की की बात पर बोला, सुरपनाखा के बहन की शकल की बुरी औरत, मैं तुझे ताड़ूंगा। शकल देखी है अपनी, मेकअप के नेम पर चुना लगाकर आए हो और कहती हो मैं तुम्हें देख रहा था। वो लड़की गुस्से से उसकी तरफ देखती है, तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उस लड़के को उठा लेते हैं। जिस पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड कहती है, इन एक्सक्यूज, योर पीपल शुड गेट दीज स्काउंड्रल्स आउट ऑफ हियर, नॉट अस। उस लड़की की बात पर विप्लव हंसते हुए बोला, क्या कहा हमें निकलना चाहिए? ये क्लब सारंग्स का है और मैं उस परिवार का सबसे छोटा बेटा हूं और तुम मुझे यहां से निकलवाना चाहती हो? विप्लव की बात पर वो लड़की उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम लोगों क्लब है का क्या मतलब होता है? हम लोग यहाँ पर मुफ्त में नहीं आए हैं, पैसा देकर आए हैं, और तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। विप्लव एक गहरी सांस लेकर बोला, एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं किसी को छेड़ने का, और सबसे जरूरी, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं हर लड़की पर मुंह मारता फिरूं। सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, तुम खुद देख सकती हो, तुम आई थी मुझसे टकराने, मैं नहीं। विप्लव की बात सुनकर रिया उस लड़की के सामने आकर बोली, यू नो वॉट, मैंने तुम लोगों को क्यों मारा? क्योंकि मैं वापी के साथ पिछले 5 सालों से हूं और मैं उससे बहुत अच्छे से जानती हूं, उसकी चॉइस इतनी घटिया नहीं है। वो लड़की गुस्से में रिया को घूरने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को वहां से बाहर कर देते हैं। विकल्प उन दोनों की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? अगर इस बारे में भाई को पता चला, तो पता नहीं क्या होगा। विप्लव विकल्प के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बाथरूम से वापस आ रहा था, जब वो लड़की खुद मुझसे आकर टकराई थी और उसका सो कॉल बॉयफ्रेंड मुझे मारने के लिए चढ़ रहा था। विकल्प विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तो तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था ना, इस तरह के लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते। विप्लव। रिया विकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, विकी जो होना था हो गया और अब जो होगा उससे हम निपट लेंगे, फिलहाल के लिए एंजॉय करो। विकल्प टाइम की तरफ देखता है, जिसमें रात के 12 बजे बजने वाले थे, इसलिए वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, घर चलो, रात काफी हो गई है और सबसे जरूरी, मेरा कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और घर में फंक्शन भी है। विप्लव विकल्प की बात पर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, फंक्शन है,
लेकिन भाभी और भाई कोई तो नहीं है यहाँ पर, तो किस तरह का फंक्शन? रिया कुछ याद करते हुए बोली, अरे हाँ मुझे याद आया, कल वट सावित्री का उपवास रखना है। लेकिन इसमें मेरा क्या काम, ये तो शादीशुदा औरतें करती है ना, अपने पति के लिए। विकल्प रिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो इस फंक्शन के लिए भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, इसलिए चलो। विप्लव विकल्प को मस्का लगाते हुए बोला, भाई कुछ देर और रुक जाते हैं ना, देखो ना चढ़ी भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। विकल्प विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें देख लिया ना नशे में, तो तुम्हारे पीछे लात मारकर स्विमिंग पूल में डूबा देगी वो तुम्हें। विप्लव विकल्प की बात पर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोला, कौन बताएगा उन्हें? विकल्प घूरकर विप्लव की तरफ देखता है, तो विप्लव जल्दी से बाहर काउंटर पर जाकर एक हार्ड ड्रिंक पी जाता है। रिया विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? विकल्प रिया की बात पर बोला, हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इस बारे में अगर मृत्युंजय भाई को पता चला, तो पता नहीं वो विप्लव के साथ क्या करेंगे। रिया विकल्प के कंधे को थपथपाते हुए बोली, डोंट वरी कुछ नहीं होगा चलो। विकल्प उसकी बात पर काउंटर के पास आ जाता है और सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगता है, और कुछ देर बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। विकल्प सबसे पहले रिया को उसके घर ड्रॉप करता है, उसके बाद विप्लव के साथ सारंग विला निकल जाता है। अगली सुबह महक शिवांश को गले लगाकर सो रही थी कि उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। महक की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें मलते हुए जाकर दरवाजा खोलती है, तो सामने शोभित खड़ा हुआ था। महक शोभित को इतनी सुबह सुबह देख कंफ्यूज होते हुए बोली, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? शोभित अपना फोन महक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बड़ी माँ का कॉल आया है। महक शोभित के फोन को ले लेती है और जल्दी से कहती है, हेलो माँ, गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ से निर्जला मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। महक निर्जला की बात पर बोली, मेरा फोन टूट गया है इसीलिए नहीं लग रहा, कोई जरूरी काम है क्या? निर्जला महक की बात पर बोली, आज वट सावित्री का उपवास है, क्या तुम रहना चाहती हो मृत्युंजय के लंबी उम्र के लिए? महक निर्जला की बात पर बोली, जी मैं रहूंगी। मृत्युंजय महक की बात पर खुश होकर बोली, मुझे पता था तुम यही कहोगी, तुम्हें विधियां पता है ना? महक निर्जला की बात पर बोली, जी हाँ मुझे पता है, माँ रहती है हर साल। निर्जला महक की बात पर बोली, तुम चाहो तो पानी पी सकती हो। महक निर्जला की बात पर बोली, नहीं मैं पूरे रीति रिवाज से पूरा करूंगी, आप परेशान मत होइए। निर्जला कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, वैसे तुम लोग कब आ रहे हो वापस? महक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, उन्होंने कहा कि हम लोग घर नहीं जाएंगे। निर्जला कंफ्यूज होकर बोली, घर नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे तुम लोग? महक निर्जला की बात पर बोली, उन्होंने बताया नहीं है। निर्जला कुछ देर महक से और बात करती है और कॉल कट कर देती है। महक फोन शोभित को देकर आती है और बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होने के बाद किचन की तरफ चली आती है। महक किचन में आकर जल्दी से चना भिगो कर रख देती है और मृत्युंजय और बाकी लोगों के नाश्ते की तैयारी करने लगती है। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था और शोभित, शिवांश, मृत्युंजय बैठे हुए थे। महक शिवांश को हमेशा की तरह अपने हाथों से नाश्ता करवा रही थी। शिवांश महक की तरफ देखते हुए बोला, आंटी आप क्यों नहीं खा रही हो? महक शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरा व्रत है, इसलिए आपकी आंटी आज सीधा व्रत खत्म होने के बाद खाएगी। शोभित महक की तरफ देखते हुए बोला, आज तो वट सावित्री का उपवास है, जो अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। महक शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ तो। मृत्युंजय महक से बोला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, ये मेरी इच्छा है और सबसे जरूरी मैं आपकी पत्नी हूं और जब तक जिंदा हूं तब तक यही चाहूंगी ना कि मेरा पति जिंदा रहे। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, ये सारी चीजें अंधविश्वास होती है, जिसे मरना है वो मर जाएगा, चाहे उसके लिए तुम कितने ही व्रत क्यों ना रखो। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, देखिए आपको यकीन नहीं है आप मत कीजिए,
लेकिन कम से कम जो दूसरों के दिल में भगवान के सिद्धि है उसे तो मत तोड़िए। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर इसके साथ रहो, कहीं बेहोश होकर गिर गई तो लेने के देने पर जाएंगे। महक हैरानी से बोली, आपको क्या मैं इतनी कमजोर लगती हूँ? मृत्युंजय को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर बस तिरछा मुस्कुरा देता है, जिस पर महक बुरी तरीके से चिढ़ जाती है, क्योंकि वो कमजोर तो नहीं थी, लेकिन पतली दुबली जरूर थी। शिवांश महक की तरफ देखते हुए बोला, आंटी हम क्या खाएंगे? मृत्युंजय शिवांश को घूरते हुए बोला, फिलहाल तो मेरी बीवी की गोद में बैठकर नाश्ता ठूस रहे हो और क्या खाना है तुम्हें? महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर कर शिवांश के गाल पर किस करते हुए बोली, बच्चा शाम को जब मैं पूजा करके आऊंगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने को दूंगी। शोभित महक की तरफ देखते हुए बोला, आपके पूजा के लिए यहाँ पर एक मठ है, हमें वहां चलना होगा। महक शोभित की बात पर बोली, माँ ने बताया है कि मुहूर्त कल रात तक है, इसलिए हम आराम से कभी भी जाकर उपवास तोड़ सकते हैं। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, दोपहर तक तुम अपना ये चोंचला खत्म करो, और दूसरी बात, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल लेकर भी नहीं जाऊंगा, मरती रहना। महक मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूँ और आप मुझे ही मरने के लिए कह रहे हो? सच में दिमाग नाम की चीज नहीं है, घुटने में आपका दिमाग। मृत्युंजय महक को मुक्का दिखाता है और वहां से उठकर चला जाता है। शोभित महक की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, असल बात बताऊं मृत्युंजय भाई, इतना कंफर्टेबल किसी के साथ नहीं रहते, मुझे समझ नहीं आता कि वो आपसे ऐसे झगड़ कैसे लेते हैं। महक शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, आपका भाई हमेशा से लड़ाकू है, जब देखो तब रौब झाड़ता रहता है, हिटलर कहीं का। शोभित महक की बात पर मुस्कुरा देता है। तभी दरवाजे के पास एक करीब 30 साल की औरत आकर कहती है, एक्सक्यूज मी। सभी लोग उस तरफ देखते हैं। शिवांश उस औरत को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मम्मा आप आ गई। महक शिवांश को अपनी गोद में उठाकर उसके पास आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, आपका बेटा बहुत प्यारा है। वह औरत जो कि महक की सादगी देखकर हल्की खो गई थी, महक की बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, दरअसल हमारा काम ही ऐसा है कि। महक उस औरत की बात पर बीच में बोली, हाँ मुझे पता है, हमेशा काम ही वो चीज होता है जो बच्चों को लोनली फील करवाने में मदद कर देता है, लेकिन कोई बात नहीं, शिव काफी समझदार है। वो औरत अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, मेरा नाम गौरी रॉय कपूर है। महक गौरी से हाथ मिलाते हुए बोली, मेरा नाम महक मृत्युंजय सारंग है। गौरी महक की बात पर मुस्कुरा देती है और उसके गोद से शिवांश को लेते हुए कहती है, तुमने ज्यादा परेशान तो नहीं किया आंटी को, शिव? शिवांश गौरी की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मम्मा, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया, और हम लोग कल अंकल के साथ बाहर घूमने गए थे, बहुत मजा आया मम्मा रात को। गौरी शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पापा और मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली है, हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। शिवांश कसकर गौरी को गले लगा लेता है। महक उन लोगों को देख मुस्कुरा देती है। गौरी महक की तरफ देखते हुए बोली, महक हमारे यहाँ घूमने आओ, तुमने शिवांश की इतनी देखभाल की, हमें भी मौका दो। महक गौरी की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोली, आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कल जरूर आऊंगी। गौरी महक की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोली, आज क्यों नहीं? महक हल्का मुस्कुरा कर बोली, आपको पता होगा ना, हिंदू औरतें वट सावित्री का उपवास रखती है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए मैंने भी वही रखा है, इसलिए मैं आपके घर जाकर कुछ खा पी नहीं सकती। गौरी महक की बात पर मुस्कुरा देती है और शिवांश को लेकर घर की तरफ चली जाती है। महक अंदर आती है तो देखती है, शोभित चने खा रहा था, जिसे देखकर महक गुस्से से कहती है, इसे मैंने पूजा के लिए भिगाया था, आप क्यों खा रहे हो? शोभित महक के गुस्से भरी आवाज पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि ये पूजा के लिए है, देखने में टेस्टी लगा तो मैंने खा लिया। महक शोभित को घूरते हुए बोली, तो क्या बड़े बड़े नेम प्लेट लगा कर रखूं, किस चीज के लिए, कौन सा सामान है, और अब गए क्यों थे किचन में? ऐसे तो आपके पैर में छाले उभर आते हैं।
शोभित महक की बात पर बोला, मैं तो पानी लेने गया था, जब मैंने इस चने को देखा, मुझे खाने का मन किया इसलिए मैं ले आया। बस चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक कटोरी में निकाल कर रखा है। महक बुरी तरीके से शोभित को घूरने लगती है और किचन की तरफ चली जाती है। शोभित महक के जाने के बाद बोला, मेरे भाई को हिटलर कह रही थी, खुद भी तो एक नंबर की चुड़ैल है। हूँ। इतना कह शोभित मुंह बनाकर फिर से चना खाने लगता है। कौशिक लिमिटेड। मृत्युंजय रुद्रा के पिता अभिलाष कौशिक के केबिन में अपने पैर पर पैर रखे बैठा हुआ था और अभिलाष कौशिक मृत्युंजय को वहां देखकर हैरानी से बस पानी पिए जा रहा था। अभिलाष मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मिस्टर सारंग, आप यहाँ, आपको कोई काम है क्या? मृत्युंजय अभिलाष को घूरते हुए बोला, मिस्टर कौशिक, मुझे आपकी ये कंपनी काफी पसंद आए और मुंबई वाला ब्रांच भी पसंद आया, तो सोच रहा था मैं खरीद लूं, बुरा नहीं है ना आइडिया। अभिलाष मृत्युंजय की बात पर डर जाते हैं और जल्दी से कहते हैं, आप मुझे इस तरह से बर्बाद क्यों करना चाहते हैं मिस्टर सारंग, मैंने कोई गलती की है क्या? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, गलती आपने नहीं, आपके बेटे ने की है, मेरी बीवी पर बुरी नजर डालकर। अभिलाष मृत्युंजय की बात पर हैरानी से बोला, रुद्रा, उसने क्या किया? मृत्युंजय अपना फोन अभिलाष के सामने रख देता है, जिसमें मार्केट में हुए लड़ाई झगड़े की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी और दूसरे में पुराने मार्केट में रुद्रा की गई बदतमीजी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उन सभी चीजों को देखकर अभिलाष की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मृत्युंजय अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहता है, अब आप बताओ मैं क्या करूं? अभिलाष मृत्युंजय की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोला, आप परेशान मत होइए, दोबारा आपको इस तरह से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं उस लड़के को देख लूंगा। मृत्युंजय अभिलाष की बात पर सर्द आवाज में बोला, मिस्टर कौशिक, मुझे इज्जत देने जितनी आती है, उससे ज्यादा उतारनी आती है, इसलिए बेहतर होगा अपने बेटे को काबू में रखो, वरना उसकी लाश भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है हाउ एम आई। अभिलाष जल्दी से अपना सिर हिला देता है, तो मृत्युंजय उठकर उसके केबिन से बाहर चला जाता है। अभिलाष मृत्युंजय के जाने के बाद अपना फोन निकालता है और चार्ली को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ से चार्ली कॉल अटेंड करते ही बोला, नमस्ते बड़े बाबू, बताओ आज तुमको हमारी याद कैसे आई? अक्ल के अंधो, ये सभी गुलछर्रे उड़ाने जाते हो तुम लोग, बता रहे हैं कसम से, अगर तुम लोग आधे घंटे के अंदर ऑफिस नहीं आए ना तो अपना आधार कार्ड उठाना और यहां से चलते बनना। इतना कहकर अभिलाष कॉल कट कर देता है। वही चार्ली कंफ्यूज भरी नजरों से फोन को देख रहा था और वो जाकर रुद्रा को सारी चीजें बता देता है। मृत्युंजय का घर। महक शोभित के लाए 16 श्रृंगार में तैयार थी, उसने सारे व्रत को तोड़ने के लिए खानपान की व्यवस्था कर ली थी और पूजा की थाल तैयार थी। शोभित नीचे से चिल्लाते हुए बोला, अब क्या पूरा दिन लेने का इरादा है, चलो भी। महक कमरे से बाहर आती है, तो शोभित की नजर एक पल के लिए महक पर ही रुक जाती है। महक नीचे आ शोभित की तरफ देखते हुए बोली, चले। शोभित महक की आवाज पर होश में आता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चलो। महक जाने से पहले शोभित से बोली, वहां पर बरगद का पेड़ तो है ना, क्योंकि मुझे उसी का पूजा करना है। शोभित महक को घूरते हुए बोला, मैंने सारी चीजें पूछ रखी है, मुझे पता है आपके पति की तरह नहीं हूं मैं, चलो। महक शोभित की बात पर मुंह बनाते हैं और उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, दोनों मठ के लिए निकल जाते हैं। मठ। शोभित की कार आकर मठ के दरवाजे पर रुकती है और महक बाहर आती है। शोभित उसके पीछे उसके थाल को पकड़े बाहर आता है और दोनों मठ के अंदर चले आते हैं। महक अंदर आकर देखती है, तो वहां पर और भी औरतें थीं, जो कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने के लिए आई थी। महक खुश हो जाती है और शोभित के हाथ से थाल लेकर जल्दी से उन लोगों की तरफ चली जाती है। अब आगे मठ। महक बाकी औरतों के बीच में चली जाती है, वहां पर सत्यवान, सावित्री और यमराज की कथा सुनाई जा रही थी जब सावित्री, सत्यवान की आत्मा यमराज से लेकर आ गई थी। शोभित महक को देखते हुए अपना फोन चलाते हुए वहीं पर बैठ जाता है, तभी पीछे से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। शोभित पहले तो इग्नोर कर देता है, उसके बाद पलट कर देखता है,
तो वहां पर करीब 19 साल की एक लड़की जिसके बाल उसके कमर तक थे, दो चोटी बनाए हुडी और ब्लैक जीन्स के साथ अपनी आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगाए पेड़ से बातें कर रही थी। शोभित को पहले तो वो लड़की बहुत अजीब लगती है, फिर वो देखता है कि वो लड़की रो रही थी, जिस पर शोभित मुंह बनाते हुए फिर से अपना फोन चलाने लगता है। कुछ देर बाद वह लड़की आकर उसके बगल में बैठ जाती है। शोभित एक नजर उसकी तरफ देखने के बाद फिर से अपने फोन में लग जाता है। वो लड़की शोभित को देखते हुए बोली, हु आर यू? शोभित उस लड़की की बात पर बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो लड़की फिर से बोली, आई आस्क्ड हु आर यू? शोभित इस बार उस लड़की को देखते हुए नाराजगी से बोला, आई एम अ बॉय। वो लड़की शोभित की बात पर बोली, यस आई नो यू आर अ बॉय बट व्हाट इज योर नेम? शोभित उस लड़की को घूरते हुए बोला, तुम हो कौन और मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो यहाँ पर आकर? वो लड़की औरतों के भीड़ में बैठी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरी माँ है, मेरे पापा यहाँ पर है नहीं, फिर भी वो उपवास है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। शोभित उस लड़की की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो जाकर अपनी माँ से कहो ना, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, पागल कहीं की। वो लड़की शोभित के फोन में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, वहां पर कोई है क्या? शोभित का दिमाग खराब होने लगता है, वो अपना फोन उस लड़की के आगे करते हुए बोला, हाँ मेरी बीवी है इसके अंदर, उसी को ढूंढ रहा था, मिल जाएगी सोचकर, और कुछ जानना है तुम्हें? वो लड़की शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो प्यार से बात कर रही हूं ना। अरे मेरी माँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, प्लीज जाओ यहाँ से, शोभित ने खींचते हुए कहा। वो लड़की अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, हेलो मेरा नाम अदिति है। शोभित उसकी बात पर बोला, मैंने पूछा। अदिति अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, मुझे लगा पूछोगे, इसलिए सोचा बता दूं। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या है, मुझे बता सकती हो? अदिति अपने दांत दिखाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं है। शोभित उसे घूरते हुए बोला, दिखने में तो अच्छी खासी हो और मुझसे पैसे मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? अदिति मुंह बनाते हुए बोली, छोड़ो यार, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, अगर 50 रुपए का कुछ खिला दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? शोभित अदिति की बात पर बोला, मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों खिलाने लगा, मेरा क्या फायदा है इसमें? अदिति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अब तुम एक बच्ची को खाना खिलाने के लिए भी फायदा ढूंढोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बस ताड़ के पेड़ की तरह लंबे हो गए हो, लेकिन मैनर्स नाम की चीज नहीं है। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लेक्चर देना बंद करो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। अदिति अपनी आंखों में बड़े बड़े आंसू की बूंदें लेते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझे कुछ नहीं खिलाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है, चुन्नू मुन्नू मेरे पेट में गाना गा रहे हैं। शोभित उसके मेलोड्रामा को देखकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अच्छा चलो, दिमाग मत खराब करो मेरा। अदिति खुश होकर बोली, इस मंदिर के सामने ना एक छोटा सा होटल है, वहां पर मैंने देखा गरम गरम समोसे निकल रहे थे पनीर वाले, मुझे वहीं खाने हैं। शोभित अदिति की तरफ घूर कर देखता है और उसके साथ मंदिर के बाहर की तरफ चला जाता है। इधर महक पूरे रीति रिवाज के साथ कथा खत्म होने के बाद अपना पूजा पूरी करती है और प्रसाद चढ़ाने के बाद आकर शोभित का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद शोभित अदिति के साथ वहां पर आ जाता है। अदिति के हाथ में 2 कॉटन कैंडी थे, जिन्हें वो मजे के साथ खा रही थी। महक शोभित की तरफ एक नजर देखने के बाद आंखों ही आंखों में आदित्य की तरफ इशारा करती है, जिस पर शोभित एक गहरी सांस लेते हुए अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है, जिस पर महक मुस्कुरा देती है। शोभित एक नजर अदिति को देखने के बाद महक से बोला, हो गई तुम्हारी पूजा? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मेरा पूजा हो गया और मार्केट की तरफ चलते हुए मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे। अदिति महक की तरफ देखते हुए बोली, यू आर वेरी ब्यूटिफुल आंटी, और आपके पति बहुत अच्छे हैं। महक अदिति की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, तुमने मेरे पति को कहाँ देखा? अदिति शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये आपके पति तो है ना? महक हैरानी से बोली, नहीं मेरे देवर हैं, मेरे पति तो काम से बाहर गए हुए हैं।
अदिति मुंह बनाते हुए बोली, आप भी मेरी मम्मी की तरह हो, मेरे पापा यहाँ पर नहीं है, फिर भी वो उनके लिए व्रत रखती है। महक अदिति की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बच्चा चाहे कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन उनका एहसास हमारे पास होता है। अदिति महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आपका नाम क्या है? महक मुस्कुराकर बोली, महक मृत्युंजय सारंग। अदिति शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोली, और इनका नाम क्या है? शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरा नाम जानकर मुझसे शादी करोगी क्या? अदिति कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो। शोभित अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है किसी बच्ची से शादी करने का, ठीक है, और बहुत बड़ा नहीं हूं तुमसे, सिर्फ 6 साल। अदिति शोभित की बात पर बोली, तो क्या 6 साल बहुत कम है? शोभित एक गहरी सांस ले महक से बोला, यार तुम चलो यहां से, वरना ये लड़की मुझे पागल कर देगी। महक शोभित की बात पर मुस्कुरा देती है और अदिति के सिर पर हाथ फिर उसे प्रसाद देते हुए वहां से शोभित के साथ चली जाती है। अदिति अपने हाथ में पकड़े कटोरे को देखते हुए खुश होकर बोली, मालपुआ। फिर वो खाने लगती है। शाम का वक्त। महक ने अपना व्रत खोल लिया था, लेकिन वो फिर भी ज्यादा नहीं खा रही थी, बस कुछ फल ही उसने खाए थे। महक दरवाजे की तरफ देखते हुए शोभित से बोली, ये अभी तक वापस कैसे नहीं आए, वरना वो तो आ जाते हैं। शोभित महक की बात पर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई ने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग में जाना है। महक शोभित की बात पर अपना सिर हिलाती है और कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक तैयार होकर आती है, लेकिन मृत्युंजय अभी तक नहीं आया था। तभी शिवांश वहां आ जाता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी आपने कहा था कि आप मुझे प्रसाद दोगी, कहाँ है? महक शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली जाती है और प्लेट में उसके लिए ढेर सारा प्रसाद लाकर देते हुए कहती है, ये रहा, सारा खत्म करना। महक की बात पर शिवांश सोफे पर बैठकर आराम के साथ खाने लगता है। शोभित अपना फोन निकाल मृत्युंजय को कॉल करने लगता है, लेकिन मृत्युंजय का फोन नहीं लग रहा था। शोभित बॉडीगार्ड को कॉल करता है, तो सभी का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। महक शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा है क्या? शोभित महक की बात पर बोला, पता तो है ना, मौसम बदलते रहता है, इसीलिए शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। महक को अब थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो शोभित की तरफ देखते हुए कहती है, आप जरा देख कर आओगे क्या, हुआ क्या है, या फिर वो खुद चले गए हैं गैदरिंग में? महक की बात पर शोभित उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, भाई को बॉडीगार्ड से उनके साथ, और भाई खुद की हिफाजत करना जानते हैं। महक शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है और वहीं पर बैठ जाती है। टेरास्कोप गोडाउन। मृत्युंजय वहां सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखे बैठा हुआ था, तभी वहां पर रुद्रा और चाली आ जाते हैं। रुद्रा एक लात वहां पर रखे टेबल पर मार गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के पास जाने की? मृत्युंजय अपनी नजरें उठा रुद्रा को देखते हुए बोला, इतनी कम उम्र है तुम्हारी, ये सारा काम धाम छोड़कर अपने पापा का साथ दो, इस तरीके से सबसे दुश्मनी लेना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रुद्रा गन निकालकर मृत्युंजय पर पॉइंट करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, सुन, फ्री एडवाइस देना मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी बात, अपना ये धर्म पुराण किसी और के सामने जाकर सुनाना मुझे नहीं। मृत्युंजय आराम के साथ रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मुझे इस 2 टके की खिलौने से डर लगता है? चाली रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, इसकी क्या बकवास सुन रहे हो भैया, मारो साले को कान के नीचे। अगले ही पल गन शॉट की आवाज आती है। चाली अपने पैर को पकड़े जमीन पर बैठा हुआ था। रुद्रा थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो देखता है चाली के पैर से खून आ रहा था और मृत्युंजय के हाथ में गन थी और रुद्रा के हाथ खाली थे। मृत्युंजय बिना किसी भाव के चाली को घूरते हुए बोला, मेरा नाम मृत्युंजय सारंग है, अगर मैं मौत को मात देकर जिंदा हो सकता हूं, तो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। रुद्रा मृत्युंजय को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त पर गोली चलाने की?
जो इज्जत देता है उसे इज्जत मिलती है, तुम्हें नहीं पता है क्या बच्चे? मृत्युंजय ने रुद्रा को घूरते हुए कहा। रुद्रा मृत्युंजय को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम लोग हम लोगों से टकराए हो और यहाँ आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। मृत्युंजय गन से खेलते हुए बोला, धमकी मैं नहीं दे रहा, दूसरी बात तुम हमारे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, दोबारा मेरे और मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर मत देखना। रुद्रा मृत्युंजय की बात पर बोला, कहीं आते जाते गाड़ी ब्लास्ट हो गई और तुम मौत के मुंह में चले गए तब क्या करोगे? मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मेरी मौत तभी होगी जब मैं चाहूंगा, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रुद्रा मृत्युंजय को बुरी तरीके से घूरने लगता है तो मृत्युंजय रुद्रा के गन की सारी बुलेट निकालकर फेंक देता है और खाली रिवॉल्वर को रुद्रा की तरफ उछालते हुए कहता है, ऐसे छोटे मोटे खिलौने से मत खेला करो, चोट लग जाएगी। रुद्रा मृत्युंजय को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मृत्युंजय उसके कॉलर को पकड़कर उसे सोफे पर फेंक देता है और उसके ऊपर हल्का झुककर कहता है, रहने के लिए तो मुझे लड़कियों में ही दिलचस्पी है, लेकिन तुम चाहो तो मैं कुछ वक्त के लिए टेस्ट बदल सकता हूँ। रुद्रा मृत्युंजय की ऐसे कहने पर घबरा जाता है, जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। मृत्युंजय रुद्रा के गाल पर थपथपाकर बोला, गुड बॉय। फिर क्रीपी स्माइल के साथ वहां से निकल जाता है। चार्ली उसके जाने के बाद रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, अरे भैया तुमने उसे जाने क्यों दिया यार, तुम्हें मारना चाहिए था उसे। रुद्रा चार्ली को गुस्से से घूरते हुए बोला, अभी मेरी इज्जत लूटते लूटते बची है और तुम उसे मारने के लिए कह रहे थे, देखा तुमने उसे बिल्कुल एक रावण की तरह है। चार्ली घूर कर रुद्रा की तरफ देखता है तो रुद्रा चार्ली को उठाते हुए कहता है, पहले चलकर अभिलाष से निपटना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारा। चार्ली छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैं मनाली छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना बिजनेस। रुद्रा चार्ली के सिर पर मारकर बोला, अबे साले कब तक ये गुंडागर्दी करता रहेगा, उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, अगर उसकी तरह बीवी चाहिए तो कामकाज करना पड़ेगा। चार्ली रुद्रा को घूरते हुए बोला, साला यहाँ हमें गोली लगी है और तुम्हें अभी भी उसकी बीवी की पड़ी है, लगता है उस लौंडिया का बंदोबस्त तुम्हारे लिए करना ही पड़ेगा। रुद्रा चार्ली को घूरते हुए बोला, बकवास करना बंद करो चलो अब। चार्ली रुद्रा के गोद में चढ़ जाता है तो रुद्रा उसे घूरने लगता है तो चार्ली मुंह बना लेता है। रुद्रा उसे लेकर उस गोडाउन से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय का घर। रात लगभग हो चुकी थी, इसलिए महक ने भी कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि किसी भी गैदरिंग में उसे नहीं जाना है। शिवांश अपने घर जा चुका था और शोभित मेन हॉल में बैठा परेशान सा अपने फोन को देख रहा था। तभी बाहर दो गाड़ियां आकर रुकती है। मृत्युंजय अंदर आ जाता है तो शोभित उस पर चिल्लाते हुए कहता है, खुद को समझते क्या है आप, मैं यहाँ आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ और आप हो की। मृत्युंजय शोभित की बात को बीच में काटकर बोला, शांत हो जाओ, मैं जरूरी काम के चलते फंस गया था, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे थे? शोभित मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, आपने कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट गैदरिंग है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ महक का आज फास्ट था ना, इसलिए मैं अकेले निपट कर आ गया। मृत्युंजय की बात पर शोभित एक राहत की सांस लेते हुए बोला, आप कुछ बताते क्यों नहीं हो भाई, मुझे हर पल डर लगा रहता है आपके लिए। मृत्युंजय शोभित के कंधे को थपथपाकर बोला, परेशान होना बंद करो, तुमने खाना खाया? शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मुझे पता है मेरी बीवी ने बना लिया होगा, इसलिए खुद निकालो और खुद खाओ। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित खुन्नस में उसे जाता हुआ देखता है और किचन की तरफ चला जाता है। इधर मृत्युंजय जब अपने कमरे में आता है तो देखता है महक सिकुड़ कर लेटी हुई थी। मृत्युंजय उसे एक नजर देख बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय फ्रेश होकर आता है, उसने बाहर ही डिनर कर लिया था, जिस कारण वो लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है कि उसे सिसकने की आवाज सुनाई देती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखने लगता है, लेकिन कहता कुछ नहीं, तभी उसे महक की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी,
सुनिए। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है तो महक फिर से कहती है, सुनिए। मृत्युंजय धीरे से बोला, हाँ तुम सोई नहीं, मुझे लगा तुम सो चुकी होंगी। महक अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, हम बोलो। महक बिना मृत्युंजय को देखे सिसकते हुए धीरे से बोली, देखिए हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या फिर नहीं बने, लेकिन अब हमारी शादी तो हो गई है ना। मृत्युंजय की बात पर बोला, हाँ तो ये कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, जैसी हमारी शादी चल रही है उसे चलने देते हैं ना। महक ने अपने आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, मतलब कोई जबरदस्ती है क्या? महक पलटकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन अगर शादी जबरदस्ती हुई है तो जबरदस्ती चला लेते हैं ना। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके महक को देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मत छोड़ो ना, हमारे रिश्ते को कायम रखते हैं, महक ने रोते हुए कहा। मृत्युंजय महक की तरफ देखने लगता है। अब आगे। मठ। महक बाकी औरतों के बीच में चली जाती है। वहां पर सत्यवान, सावित्री और यमराज की कथा सुनाई जा रही थी जब सावित्री, सत्यवान की आत्मा यमराज से लेकर आ गई थी। शोभित महक को देखते हुए अपना फोन चलाते हुए वहीं पर बैठ जाता है। तभी पीछे से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। शोभित पहले तो इग्नोर कर देता है, उसके बाद पलट कर देखता है तो वहां पर करीब 19 साल की एक लड़की, जिसके बाल उसके कमर तक थे, दो चोटी बनाए हुडी और ब्लैक जीन्स के साथ अपनी आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगाए पेड़ से बातें कर रही थी। शोभित को पहले तो वो लड़की बहुत अजीब लगती है, फिर वो देखता है कि वो लड़की रो रही थी, जिस पर शोभित मुंह बनाते हुए फिर से अपना फोन चलाने लगता है। कुछ देर बाद वह लड़की आकर उसके बगल में बैठ जाती है। शोभित एक नजर उसकी तरफ देखने के बाद फिर से अपने फोन में लग जाता है। वो लड़की शोभित को देखते हुए बोली, हु आर यू? शोभित उस लड़की की बात पर बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो लड़की फिर से बोली, आई आस्क्ड हु आर यू? शोभित इस बार उस लड़की को देखते हुए नाराजगी से बोला, आई एम अ बॉय। वो लड़की शोभित की बात पर बोली, यस आई नो यू आर अ बॉय बट व्हाट इज योर नेम? शोभित उस लड़की को घूरते हुए बोला, तुम हो कौन और मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो यहाँ पर आकर? वो लड़की औरतों के भीड़ में बैठी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरी माँ है, मेरे पापा यहाँ पर है नहीं, फिर भी वो उपवास है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। शोभित उस लड़की की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो जाकर अपनी माँ से कहो ना, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, पागल कहीं की। वो लड़की शोभित के फोन में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, वहां पर कोई है क्या? शोभित का दिमाग खराब होने लगता है। वो अपना फोन उस लड़की के आगे करते हुए बोला, हाँ मेरी बीवी है इसके अंदर, उसी को ढूंढ रहा था, मिल जाएगी सोचकर, और कुछ जानना है तुम्हें? वो लड़की शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो प्यार से बात कर रही हूं ना। अरे मेरी माँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, प्लीज जाओ यहाँ से, शोभित ने खींचते हुए कहा। वो लड़की अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, हेलो मेरा नाम अदिति है। शोभित उसकी बात पर बोला, मैंने पूछा। अदिति अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, मुझे लगा पूछोगे, इसलिए सोचा बता दूं। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या है, मुझे बता सकती हो? अदिति अपने दांत दिखाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं है। शोभित उसे घूरते हुए बोला, दिखने में तो अच्छी खासी हो और मुझसे पैसे मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? अदिति मुंह बनाते हुए बोली, छोड़ो यार, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, अगर 50 रुपए का कुछ खिला दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? शोभित अदिति की बात पर बोला, मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों खिलाने लगा, मेरा क्या फायदा है इसमें? अदिति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अब तुम एक बच्ची को खाना खिलाने के लिए भी फायदा ढूंढोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बस ताड़ के पेड़ की तरह लंबे हो गए हो, लेकिन मैनर्स नाम की चीज नहीं है। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लेक्चर देना बंद करो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से।
अदिति अपनी आंखों में बड़े बड़े आंसू की बूंदें लेते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझे कुछ नहीं खिलाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। चुन्नू मुन्नू मेरे पेट में गाना गा रहे हैं। शोभित उसके मेलोड्रामा को देखकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अच्छा चलो, दिमाग मत खराब करो मेरा। अदिति खुश होकर बोली, इस मंदिर के सामने ना एक छोटा सा होटल है, वहां पर मैंने देखा गरम गरम समोसे निकल रहे थे पनीर वाले, मुझे वहीं खाने हैं। शोभित अदिति की तरफ घूर कर देखता है और उसके साथ मंदिर के बाहर की तरफ चला जाता है। इधर महक पूरे रीति रिवाज के साथ कथा खत्म होने के बाद अपना पूजा पूरी करती है और प्रसाद चढ़ाने के बाद आकर शोभित का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद शोभित अदिति के साथ वहां पर आ जाता है। अदिति के हाथ में 2 कॉटन कैंडी थे जिन्हें वो मजे के साथ खा रही थी। महक शोभित की तरफ एक नजर देखने के बाद आंखों ही आंखों में आदित्य की तरफ इशारा करती है, जिस पर शोभित एक गहरी सांस लेते हुए अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है, जिस पर महक मुस्कुरा देती है। शोभित एक नजर अदिति को देखने के बाद महक से बोला, हो गई तुम्हारी पूजा? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मेरा पूजा हो गया और मार्केट की तरफ चलते हुए मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे। अदिति महक की तरफ देखते हुए बोली, यू आर वेरी ब्यूटिफुल आंटी, और आपके पति बहुत अच्छे हैं। महक अदिति की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, तुमने मेरे पति को कहाँ देखा? अदिति शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये आपके पति तो है ना? महक हैरानी से बोली, नहीं मेरे देवर हैं, मेरे पति तो काम से बाहर गए हुए हैं। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, आप भी मेरी मम्मी की तरह हो, मेरे पापा यहाँ पर नहीं है, फिर भी वो उनके लिए व्रत रखती है। महक अदिति की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बच्चा चाहे कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन उनका एहसास हमारे पास होता है। अदिति महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आपका नाम क्या है? महक मुस्कुराकर बोली, महक मृत्युंजय सारंग। अदिति शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोली, और इनका नाम क्या है? शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरा नाम जानकर मुझसे शादी करोगी क्या? अदिति कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो। शोभित अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है किसी बच्ची से शादी करने का, ठीक है, और बहुत बड़ा नहीं हूं तुमसे, सिर्फ 6 साल। अदिति शोभित की बात पर बोली, तो क्या 6 साल बहुत कम है? शोभित एक गहरी सांस ले महक से बोला, यार तुम चलो यहां से, वरना ये लड़की मुझे पागल कर देगी। महक शोभित की बात पर मुस्कुरा देती है और अदिति के सिर पर हाथ फिर उसे प्रसाद देते हुए वहां से शोभित के साथ चली जाती है। अदिति अपने हाथ में पकड़े कटोरे को देखते हुए खुश होकर बोली, मालपुआ। फिर वो खाने लगती है। शाम का वक्त। महक ने अपना व्रत खोल लिया था, लेकिन वो फिर भी ज्यादा नहीं खा रही थी, बस कुछ फल ही उसने खाए थे। महक दरवाजे की तरफ देखते हुए शोभित से बोली, ये अभी तक वापस कैसे नहीं आए, वरना वो तो आ जाते हैं। शोभित महक की बात पर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई ने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग में जाना है। महक शोभित की बात पर अपना सिर हिलाती है और कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक तैयार होकर आती है, लेकिन मृत्युंजय अभी तक नहीं आया था। तभी शिवांश वहां आ जाता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी आपने कहा था कि आप मुझे प्रसाद दोगी, कहाँ है? महक शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली जाती है और प्लेट में उसके लिए ढेर सारा प्रसाद लाकर देते हुए कहती है, ये रहा सारा, खत्म करना। महक की बात पर शिवांश सोफे पर बैठकर आराम के साथ खाने लगता है। शोभित अपना फोन निकाल मृत्युंजय को कॉल करने लगता है, लेकिन मृत्युंजय का फोन नहीं लग रहा था। शोभित बॉडीगार्ड को कॉल करता है, तो सभी का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। महक शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा है क्या? शोभित महक की बात पर बोला, पता तो है ना, मौसम बदलते रहता है इसीलिए शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। महक को अब थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो शोभित की तरफ देखते हुए कहती है, आप जरा देख कर आओगे क्या, हुआ क्या है, या फिर वो खुद चले गए हैं गैदरिंग में? महक की बात पर शोभित उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ,
कुछ नहीं होगा, भाई को बॉडीगार्ड से उनके साथ और भाई खुद की हिफाजत करना जानते हैं। महक शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है और वहीं पर बैठ जाती है। टेरास्कोप गोडाउन। मृत्युंजय वहां सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखे बैठा हुआ था, तभी वहां पर रुद्रा और चाली आ जाते हैं। रुद्रा एक लात वहां पर रखे टेबल पर मार गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के पास जाने की। मृत्युंजय अपनी नजरें उठा रुद्रा को देखते हुए बोला, इतनी कम उम्र है तुम्हारी, ये सारा काम धाम छोड़कर अपने पापा का साथ दो, इस तरीके से सबसे दुश्मनी लेना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रुद्रा गन निकालकर मृत्युंजय पर पॉइंट करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, सुन, फ्री एडवाइस देना मुझे पसंद नहीं है, और दूसरी बात, अपना ये धर्म पुराण किसी और के सामने जाकर सुनाना मुझे नहीं। मृत्युंजय आराम के साथ रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मुझे इस 2 टके की खिलौने से डर लगता है। चाली रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, इसकी क्या बकवास सुन रहे हो भैया, मारो साले को कान के नीचे। अगले ही पल गन शॉट की आवाज आती है। चाली अपने पैर को पकड़े जमीन पर बैठा हुआ था। रुद्रा थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो देखता है चाली के पैर से खून आ रहा था और मृत्युंजय के हाथ में गन थी और रुद्रा के हाथ खाली थे। मृत्युंजय बिना किसी भाव के चाली को घूरते हुए बोला, मेरा नाम मृत्युंजय सारंग है, अगर मैं मौत को मात देकर जिंदा हो सकता हूं, तो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। रुद्रा मृत्युंजय को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त पर गोली चलाने की? जो इज्जत देता है उसे इज्जत मिलती है, तुम्हें नहीं पता है क्या बच्चे? मृत्युंजय ने रुद्रा को घूरते हुए कहा। रुद्रा मृत्युंजय को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम लोग हम लोगों से टकराए हो और यहाँ आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। मृत्युंजय गन से खेलते हुए बोला, धमकी मैं नहीं दे रहा, दूसरी बात, तुम हमारे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, दोबारा मेरे और मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर मत देखना। रुद्रा मृत्युंजय की बात पर बोला, कहीं आते जाते गाड़ी ब्लास्ट हो गई और तुम मौत के मुंह में चले गए, तब क्या करोगे? मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मेरी मौत तभी होगी जब मैं चाहूंगा, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रुद्रा मृत्युंजय को बुरी तरीके से घूरने लगता है तो मृत्युंजय रुद्रा के गन की सारी बुलेट निकालकर फेंक देता है और खाली रिवॉल्वर को रुद्रा की तरफ उछालते हुए कहता है, ऐसे छोटे मोटे खिलौने से मत खेला करो, चोट लग जाएगी। रुद्रा मृत्युंजय को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मृत्युंजय उसके कॉलर को पकड़कर उसे सोफे पर फेंक देता है और उसके ऊपर हल्का झुककर कहता है, रहने के लिए तो मुझे लड़कियों में ही दिलचस्पी है, लेकिन तुम चाहो तो मैं कुछ वक्त के लिए टेस्ट बदल सकता हूँ। रुद्रा मृत्युंजय की ऐसे कहने पर घबरा जाता है, जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। मृत्युंजय रुद्रा के गाल पर थपथपाकर बोला, गुड बॉय। फिर क्रीपी स्माइल के साथ वहां से निकल जाता है। चाली उसके जाने के बाद रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, अरे भैया, तुमने उसे जाने क्यों दिया यार, तुम्हें मारना चाहिए था उसे। रुद्रा चाली को गुस्से से घूरते हुए बोला, अभी मेरी इज्जत लूटते लूटते बची है और तुम उसे मारने के लिए कह रहे थे, देखा तुमने उसे, बिल्कुल एक रावण की तरह है। चाली घूर कर रुद्रा की तरफ देखता है तो रुद्रा चाली को उठाते हुए कहता है, पहले चलकर अभिलाष से निपटना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारा। चाली छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैं मनाली छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना बिजनेस। रुद्रा चाली के सिर पर मारकर बोला, अबे साले, कब तक ये गुंडागर्दी करता रहेगा? उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, अगर उसकी तरह बीवी चाहिए तो कामकाज करना पड़ेगा। चाली रुद्रा को घूरते हुए बोला, साला, यहाँ हमें गोली लगी है और तुम्हें अभी भी उसकी बीवी की पड़ी है, लगता है उस लौंडिया का बंदोबस्त तुम्हारे लिए करना ही पड़ेगा। रुद्रा चाली को घूरते हुए बोला, बकवास करना बंद करो, चलो अब। चाली रुद्रा के गोद में चढ़ जाता है तो रुद्रा उसे घूरने लगता है तो चाली मुंह बना लेता है। रुद्रा उसे लेकर उस गोडाउन से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय का घर। रात लगभग हो चुकी थी, इसलिए महक ने भी कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि किसी भी गैदरिंग में उसे नहीं जाना है।
शिवांश अपने घर जा चुका था और शोभित मेन हॉल में बैठा परेशान सा अपने फोन को देख रहा था। तभी बाहर दो गाड़ियां आकर रुकती है। मृत्युंजय अंदर आ जाता है तो शोभित उस पर चिल्लाते हुए कहता है, खुद को समझते क्या है आप? मैं यहाँ आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ और आप हो की। मृत्युंजय शोभित की बात को बीच में काट कर बोला, शांत हो जाओ, मैं जरूरी काम के चलते फंस गया था, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे थे? शोभित मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, आपने कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट गैदरिंग है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ महक का आज फास्ट था ना, इसलिए मैं अकेले निपट कर आ गया। मृत्युंजय की बात पर शोभित एक राहत की सांस लेते हुए बोला, आप कुछ बताते क्यों नहीं हो भाई, मुझे हर पल डर लगा रहता है आपके लिए। मृत्युंजय शोभित के कंधे को थपथपाकर बोला, परेशान होना बंद करो, तुमने खाना खाया? शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, मुझे पता है मेरी बीवी ने बना लिया होगा, इसलिए खुद निकालो और खुद खाओ। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित खुन्नस में उसे जाता हुआ देखता है और किचन की तरफ चला जाता है। इधर मृत्युंजय जब अपने कमरे में आता है तो देखता है महक सिकुड़ कर लेटी हुई थी। मृत्युंजय उसे एक नजर देख बाथरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय फ्रेश होकर आता है, उसने बाहर ही डिनर कर लिया था, जिस कारण वो लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है कि उसे सिसकने की आवाज सुनाई देती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखने लगता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। तभी उसे महक की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, सुनिए। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है तो महक फिर से कहती है, सुनिए। मृत्युंजय धीरे से बोला, हाँ तुम सोई नहीं, मुझे लगा तुम सो चुकी होंगी। महक अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, हम बोलो। महक बिना मृत्युंजय को देखे सिसकते हुए धीरे से बोली, देखिए हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या फिर नहीं बने, लेकिन अब हमारी शादी तो हो गई है ना? मृत्युंजय की बात पर बोला, हाँ तो ये कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, जैसी हमारी शादी चल रही है उसे चलने देते हैं ना? महक ने अपने आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, मतलब कोई जबरदस्ती है क्या? महक पलटकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन अगर शादी जबरदस्ती हुई है तो जबरदस्ती चला लेते हैं ना? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके महक को देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मत छोड़ो ना, हमारे रिश्ते को कायम रखते हैं, महक ने रोते हुए कहा। मृत्युंजय महक की तरफ देखने लगता है।